नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इशरत जहां पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते वक्त आज लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को फिर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने इशरत केस में गड़बड़ी की और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने की साजिश की गई। इतना ही नहीं, इससे जुड़े कई अहम दस्तावेज भी गायब हो गए। सवालों में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम और यूपीए सरकार है। कांग्रेस सांसदों ने राजनाथ सिंह के आरोपों पर जमकर हंगामा मचाया और पलटवार करते हुए पूछा कि इशरत जहां केस पर मुस्तैदी दिखा रहे हैं, जबकि मालेगांव मामले के आरोपियों पर चुप हैं गृह मंत्री। बीजेपी इशरत जहां केस पर सियासी फायदा उठा लेने में जुट गई है तो कांग्रेस बैकफुट पर है। और इसीलिए जो सवाल मैं आज उठाने जा रहा हूं, क्या मोदी को फंसाने के लिए यूपीए सरकार ने इशरत केस में गड़बड़ी की? इशरत केस से जुड़े अहम दस्तावेज के गायब होने से किसको फायदा? और क्या मोदी सरकार ने इशरत मामले में कांग्रेस को फंसा दिया है? और इस पर कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात से ताल्लुक रखते हैं अर्जुन मोढवाडिया, और रॉ के अधिकारी रह चुके हैं RSN सिंह। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जेएनयू से, जहां जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर हमले की कोशिश की गई है। हमला करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। ये अभी ताजा तरीन खबर है, जेएनयू से ये खबर आ रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कन्हैया कुमार, जो 21 दिन जेल में बिताकर लौटा है, कन्हैया कुमार को उस पर हमला करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें आपको अभी हम थोड़ा नेट साइड दिखाने की कोशिश करते हैं, सुनाने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल सिविल से हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ। आपका नाम कैसे? जेएनयू कैंपस में इस कन्हैया से बात करने के लिए आया था, इसको सबक सिखाने के लिए आया था मैं। इसलिए मारा, देश विरोधी है। तो यहां पर कन्हैया कुमार पर हमले की कोशिश की गई है। गाजियाबाद का है ये युवा जो जेएनयू में घुसा और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त, ये बात कहते हुए अपने हमले को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। विकास चौधरी नाम का ये शख्स जो गाजियाबाद से जेएनयू कैंपस में घुसता है और कन्हैया कुमार पर, जो कि 21 दिन जेल में बिताकर आ चुका है, जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उस पर हमले की कोशिश की गई। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ चुके हैं। इस खबर को वो लगातार ट्रैक करते रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से भी ज्यादा से। वरुण, और क्या जानकारी मिल पाई? और हिरासत में तो ले लिया गया है विकास चौधरी को, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, इसके बारे में भी कुछ जानकारी मिल पाई? वरुण, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा अपने सवाल दोबारा से रिपीट करें। ये हमें जानकारी मिल रही है, जो हमने अभी तस्वीरें दिखाई, विकास चौधरी नाम का ये शख्स है, गाजियाबाद से आता है, जेएनयू कैंपस में प्रवेश करता है, हमले की कोशिश करता है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्या धाराएं लगी हैं और कुछ जानकारी इस वाकये के बारे में आपको मिल पाई हो वरुण? देखिए, सीधे तौर पर शाम के टाइम में एडमिन ब्लॉक में कन्हैया घूमने निकले थे और अकेले थे, तो उसी समय विकास नाम का जो शख्स था वहां से गुजरा और उन्हें कन्हैया पर हमला किया। अकेले थे कन्हैया और विकास भी अकेला था। उसके बाद नारे लगाए इस विकास ने और उसके बाद वहां पर लोगों ने इसको पकड़ लिया। सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जिस तरीके के हालात बने थे, पिछले कुछ दिनों से लगातार कन्हैया के ऊपर हमले की बात की जा रही थी कि इस प्रकार के हमला हो सकते हैं। इसलिए पहले भी जेएनयू प्रशासन को इस बारे में इत्तला दी गई थी कि कन्हैया को लेकर सिक्योरिटी बढ़ती जाए, लेकिन ऐसे कोई भी व्यक्ति अंदर घुस जाता है और इस प्रकार से कन्हैया पर हमला करना कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करता है। जी, किसी छात्र संगठन से भी जुड़ा है ये शख्स? देखिए, अभी तक कोई भी बात खुलकर ये जरूर सामने नहीं आई कि विकास क्या किससे ताल्लुक रखता था, कहां से कहां पढ़ता था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, जब उससे पूछा गया कि आपने कन्हैया पर हमला क्यों किया, तो विकास ने सीधे तौर पर कहा कि वो
कन्हैया ने पिछले दिनों जो भी प्रकरण हुआ है उससे काफी नाराज था, उसी के आक्रोश में आकर उसने आज कन्हैया पर हमला किया और फिर उसके बाद भारत माता की जय जयकार के उसने वहां पर नारे भी लगाए और जब उससे पूछा गया आप कौन है, उसने कहा मैं सिर्फ आम आदमी हूं। तो ऐसे में यह आक्रोश था जो कहीं ना कहीं अकेले वहां पर विकास आया और उसने कन्हैया को एडमिन ब्लॉक के पास उसके ऊपर हमला किया। जी, हमले में क्या चोट भी आई है कन्हैया कुमार को? कुछ जानकारी इस बारे में वरुण? अभी की शुरुआती दौर में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कन्हैया की चोट लगी है या फिर नहीं लगी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अकेले थे कन्हैया और जब विकास ने उन पर हमला किया तो काफी बचाव करने की उनकी कोशिश करी, लेकिन जब शोर शराबा मचा तो पास में जो छात्र मौजूद थे उन लोगों ने आकर वहां पर फिर कन्हैया को बचाया। तो हाथापाई जरूर हुई है, करीब 4 से 5 मिनट तक हाथापाई हुई है, लेकिन हाँ ये करीब 15 से 20 मिनट पहले का ये वाकया है और पूरे इस वाकये में वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने काफी दूर थे, क्योंकि वो कन्हैया से एडमिन ब्लॉक में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे करीब काफी दूरी बन जाती है जो एडमिन ब्लॉक है और जेएनयू का जो मेन कैंपस है। तो ऐसे में जो एडमिन ब्लॉक पर कन्हैया पर हमला किया तो आवाजें आई, उसके बाद जेएनयू के जो कैंपस है वहां से छात्र भागे, तब जाकर उन्होंने कन्हैया को बचाया। जी, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। अर्जुन मोडवाडिया वरिष्ठ नेता हैं, गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, गुजरात के, और रॉ के वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं RSN सिंह। सुधांशु, माफी चाहूंगा, इशरत जहां मामले के लिए आपको मैंने बुलाया था, लेकिन ये अभी खबर आई है, इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया, निंदा करेंगे आप इस हमले की? मैं तो दूसरे चैनल पे भी देख रहा था कि वो कुछ ये इन्होंने कोई अबद्ध का सम्मान। हेलो, क्या मैं बोल सकता हूं? जी 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 सुधांशु जी, आप ही से सवाल था। ये आवाज आपकी इको बहुत कर रही है, उसको ठीक करवा दीजिए। वो मैं करवाता हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि की हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और इस विषय की जांच होनी चाहिए कि कहां से आया और किस व्यक्ति के माध्यम से हुआ। परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की राजनीति में हिंसा को प्रोत्साहन, नैतिक समर्थन या कोई भी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन भी उचित नहीं है और इस विषय का सबको ध्यान रखना चाहिए। पर सुधांशु, क्या आप ये बात नहीं मानेंगे, अब जो मुख्य धारा में केंद्र बिंदु में आ गया है राष्ट्र प्रेम बनाम राष्ट्र द्रोह, ये एक तरह का पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो गया है। इसमें बहुतेरे लंपट, जैसा कि ये विकास चौधरी भी है, अब इनको एक खुला लाइसेंस सा मिल गया है कि कितनी भी मारपीट करें, ये बताते हुए कि अरे ये दूसरा तो देश विरोधी है। ये खतरनाक ट्रेंड तो नहीं सुधांशु जो शुरू हो रहा है? निश्चित रूप से यह गलत ट्रेंड है, मगर संदीप जी यह भी बात समझिए, इस ट्रेंड की शुरुआत कहां से होती है? अरे जब आप आतंकवादियों को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, यानी सुनियोजित राष्ट्र विरोधी हिंसा को नैतिक समर्थन देने का कार्य शुरू कर देते हैं, तब फिर आप इस प्रकार के तत्वों को कहीं ना कहीं खुली छूट देते हैं, या यूं कहें कि इस प्रकार के तत्वों को भी आप एक प्रकार का एक वातावरण बना देते हैं जिसमें इन लोगों के तत्वों को लगने लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने पिछले वक्तव्य में जो कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रत्यक्ष या परोक्ष, नैतिक या सीधा समर्थन सर्वथा गलत है। बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, डू दे? और सबको यह ध्यान रखना चाहिए। बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए, हमारी ऑब्वियसली। हाँ, सुनिए संदीप जी, बिल्कुल आपने सही बात कहा, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट, बट टू रॉन्ग्स इक्विटेबल तो हो। आपको पता है कि जब अफजल ने संसद पे हमला किया और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया, तो क्या लिखा है? दिस इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम, यानी गंभीर से गंभीरतम अपराध है और इसीलिए क्षमा याचना नहीं किया उसको। नहीं, पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना, ऐसा नहीं वो एक और काला चोगाधारी। व्यक्तिगत अपराध का व्यक्तिगत दंड होता है। हाँ। राष्ट्र के विरुद्ध अपराध राष्ट्रीय है, तो उन लोगों से पूछिए ना जो राष्ट्र के विरुद्ध अपराध का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, पर ये जो ट्रेंड चल रही है, व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। सुधांशु राष्ट्र के त्रिवेदी, विरुद्ध अपराध का दंड किसको मिलना चाहिए जो नैतिक समर्थन दे? नहीं, हमने देखा पटियाला हाउस कोर्ट में भी वकील का चोगा पहनकर एक और गुंडा मार पिटाई कर रहा था, फिर वो अपनी शेखी बगार रहे थे। हमने तो कन्हैया को इतना पीटा कि पेंट में पेशाब कर दिया, उनको फौरन जमानत भी मिल जाती है। अब यही विकास चौधरी के साथ होगा, मार पिटाई कर रहा है, हुड़दंग कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, सरेआम 2 मिनट में जमानत मिल जाएगी। सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या ऐसे तत्वों के खिलाफ?
अरे बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए संदीप जी, मगर आप यह भी समझिए ना, मैंने पुनः ये कह रहा हूं, इस राजनीति का किसने समर्थन किया है? पश्चिम बंगाल और केरल के नेताओं के ऑन रिकॉर्ड बयान है, जिसपे कि कहीं ना कहीं संदर्भ आया है, मीडिया रिपोर्टें हैं कि कितने लोगों को मारना पीटना छोड़िए, राजनीतिक हत्याएं, और हमसे मत पूछिए, हमारी बात मत मानिए, आप ममता बनर्जी जी की पार्टी से पूछ लीजिए और केरल में कांग्रेस से पूछ लीजिए कि उनके साथ क्या हुआ। आप बीजेपी को मत मानिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हिंसा का किसी भी प्रकार से समर्थन आगे जाके इस देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत नकारात्मक सोच उत्पन्न करता है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले हमें भली भांति विचार करना चाहिए और राजनीतिक परिवेश, संवैधानिक मर्यादा और सामाजिक मर्यादाओं के अंतर्गत ही हमें अपना कोई भी विचार रखना चाहिए। हमारे साथ अतुल कुमार अंजान, सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अतुल, यहाँ निंदा कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। मुझे बीजेपी से एक सवाल है, पूछने दीजिए। जी सिंह साहब, बिल्कुल बोलिए। देखिए, मेरा बीजेपी से सवाल ये है कि देखिए, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो या कैम्ब्रिज हो या हार्वर्ड हो, वो सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। तो वहां जो ये कोट किया जाता है कि वहां क्या हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन में आप किसी को, अगर किसी टीचर को आप तनख्वाह देते हो, किसी स्टूडेंट को स्टाइपेंड देते हो, यही जेएनयू का कैंपस एनडीए में भी है। तो आप ये बताइए कि अगर वो जब देश को गाली देता है, जैसे इसने निवेदिता मेनन को गाली दिया है, और वो उसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो कि ये कहता है कि कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपके देशभक्ति पर हमको संदेह आता है। कभी कभी आपने निवेदिता को, और ये आदमी जिसने कहा कि जवान रेप करते कश्मीर को पे, तो आपने इनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? आपके सुधांशु रिस्पॉन्ड करेंगे, पर हमको संदेह होता है कभी। सुधांशु रिस्पॉन्ड करेंगे, क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगा। इनको गिरफ्तार, आपने इनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? ये क्या है? आप तनख्वाह इनकी क्यों नहीं बंद कर देते हैं? इनका स्टेटमेंट क्यों नहीं बंद? सुधांशु, आपको आवाज आ रही है क्या? पहले मेरी आवाज ठीक करवाइए। भाई संदीप जी, बहुत अधिक इको हो रहा, मुझे ढंग से सुनाई नहीं पड़ रहा। मैं आता हूं आपके पास सुधांशु। आरएसएन सिंह, आपने अपना पॉइंट रखा। आरएसएन, आपने पॉइंट रखा। नहीं, मुझे आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद द बीजेपी। ठीक है, अभी उन तक पूरी आवाज नहीं जा रही है, मैं आपका सवाल उनके लिए दोहराऊंगा। लेकिन अर्जुन मोढवाडिया, बीजेपी निंदा कर रही है, सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, क्या ये काफी है, या दरअसल कुछ उड़दंगियों को खुला लाइसेंस मिल गया है देश प्रेम के नाम पर, या तथाकथित मैं कहूं देश प्रेम के नाम पर वो कुछ भी करें? देखो, ये तो निंदा करेंगे और पिछले दरवाजे से उस पर हमला भी करवाएंगे। मेरा सुधांशु जी से एक सवाल है कि देखो, वो बोलते हैं कि भाई कन्हैया कुमार ने कुछ गुनाह किया, उसको अरेस्ट किया, उसको जमानत मिल गई। यहाँ उन्होंने बाहर आके कहा, अंदर भी कहा कि भाई ये जो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। उसका वीडियो था, वीडियो भी डॉक्टर निकला, ये सबके सामने है। तो भी आज वही बात दोहराई जाती है। लेकिन मान लीजिए कि एक बात सच है उनकी, तो भी मैं उससे पूछना चाहता हूं कि अफजल गुरु की निंदा करनी चाहिए। निंदा सब लोगों ने किया, उसे शहीद बताया, वहां ऐसा कहा जाता है। तो मैं कहता हूं कि जो शहीद बताते हैं, ये आरएसएन की आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? उसका तो, और जैसे आप लोग को मालूम ही नहीं है कि तलवे चाटते हो रहा था, उसके तलवे चाटते हैं आप, उसके साथ आप समझौता करके सरकार बनाने जा रहे हैं। राजीव गांधी के हत्यारे तमिलनाडु में जेल में है, जयललिता उसको रिहा करने का ऑर्डर करती है, उसके साथ उसका समर्थन आप करते हैं। प्रकाश सिंह बादल के साथ आपकी सरकार है, वहां जो आतंकवादी बुल्लर जिसको फांसी हुई है, वो उसको रिहा करने की बात करते हैं, उसको शहीद मानते हैं। तो उनकी कोई निंदा नहीं करते। हिंदुस्तान, लेकिन एक लड़का जिन्होंने कुछ नहीं किया, वो आपके लिए देशद्रोही है। जो रोहित वेमुला है, वो आपके लिए देशद्रोही है।
जो इलाहाबाद शर्म यूनिवर्सिटी की करो यार, जो शर्म स्टूडेंट करो। यूनियन की प्रेसिडेंट है, वो तो आपके लिए देशद्रोही है। आपके क्या- कैसे चल रही, आप क्या युवाओं स्तर आ को गया? देशद्रोही कहते हैं, क्या लेकिन स्तर जो आ गया? खुलेआम ये कहते हैं कश्मीर में पीडीपी के नेता कि हाँ अफजल गुरु शहीद था, गलत तरीके से हम थोड़ा मारा गया, विषयांतर होते जा रहे हैं। judicial अर्जुन killing थी, मोढवाडिया, उसके RSN तलवे से चाटने के लिए आज के जा बड़े रहे सवाल पर अब हैं। आते हैं। जा रहे हैं अर्जुन मोदी- मोढवाडिया, आज के बड़े सवाल पर आते हैं। इशरत जहां के लिए मैंने आपको चर्चा में न्योता भेजा था। इशरत जहां का केस किस तरह से प्ले आउट कर रहा है, किस तरह से तनातनी है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, ये रिपोर्ट देखिए पहले, फिर चर्चा शुरू करते हैं। इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर के इस मामले में आज लोकसभा में जमकर हंगामा मचा। सत्यपाल सिंह, अनुराग ठाकुर से लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह सभी ने इशरत जहां मामले में पिछली यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा कर ताबड़तोड़ हमले किए। जो काम इशरत जहां पूरा नहीं कर पाई, वो आतंकी तौर पर खत्म नहीं कर पाई, इन्होंने राजनीतिक तौर पर अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का प्रयास किया। आरोप लगे तो कांग्रेस के सांसदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। इशरत जहां केस पर बुधवार को बीजेपी के कई सांसदों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, जिसका जवाब देने के लिए आए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तत्कालीन यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि इशरत जहां केस के मामले में पिछली सरकार के द्वारा फ्लिप फ्लॉप हुआ है। अध्यक्ष महोदय, लगता है कि तत्कालीन गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए और उस समय के वहां के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए एक और अपने अन्य जो लोग वहां थे उनको फंसाने के लिए ये एक प्रकार की यह गहरी साजिश थी। होम सेक्रेटरी के 2 पत्र जो अटॉर्नी जनरल बनावटी को लिखे थे वह आज भी उपलब्ध नहीं है और 18/9/2009 को वह पत्र लिखे गए और 23/9/2009 उस समय के होम सेक्रेटरी ने अटॉर्नी जनरल को लिखा था। जो पत्र लिखा था वह भी उपलब्ध नहीं है। राजनाथ सिंह ही नहीं, पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लई और अवर सचिव RS मणि भी यूपीए सरकार और पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम पर हलफनामा बदलवाने का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये, अगर इशरत केस के हलफनामे से जुड़े दस्तावेज गायब हैं तो इसका फायदा किसे होगा? राजनाथ सिंह जी हमें तो ये बता दें कि NIA जो उनके अंतर्गत आता है वो मालेगांव के ब्लास्ट, मोडासा के ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस के ब्लास्ट, अजमेर दरगाह शरीफ के ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के प्रकरणों में ढिलाई क्यों बरत रहे हैं? सामने 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी इशरत जहां मामले पर कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं। इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या मोदी सरकार ने इशरत मामले में कांग्रेस को फंसा लिया है? रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आंशिक सत्य पेश किया जा रहा है दोनों ही तरफ से, आपकी तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी? अगर आप जीके पिल्लई या मणि या फिर डेविड कोलमैन हेडली के खुलासों के बाद आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हेरफेर की गई है यूपीए सरकार में, फ्लिप फ्लॉप जो शब्द इस्तेमाल किया गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, तो सच्चाई यह भी है कि सितंबर 2009 में अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट SP तमांग ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया। अगस्त 2010 में गुजरात हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड SIT से कहा कि भाई आप जांच कीजिए। दिसंबर 2010 में SIT ने अपनी जांच शुरू की। 8 अप्रैल 2011 को सरकार को, गुजरात सरकार को वार्न किया गया कि भाई आप CBI और बाकी एजेंसीज की जांच में किसी भी तरह का व्यवधान ना डालें। और नवंबर 2011 में SIT हेडेड बाय राजीव रंजन वर्मा, उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर स्टेज था, फर्जी था। एक सत्य ये भी है, इसे नकारेंगे क्या? देखिए संदीप जी, यदि ये सब कुछ तथ्य है तो कागज क्यों गायब हो गए हैं फाइलों से? और ये पहली बार हुआ है क्या? कांग्रेस के रिसीव में याद करिए, कोलगेट के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा था तो क्या कहा था? फाइलें खो गई। वैसा ही कुछ कुछ यहां पे नजर आ रहा है। दूसरी बात, इस विषय में 2 चीज है, 2 पक्ष अलग हैं। एक, वह इनकाउंटर तथाकथित फर्जी। दूसरा, इशरत जहां आतंकवादी है या नहीं। इन्हीं दोनों विषयों को अलग अलग तरीके से ड्रिल करिए। वह एनकाउंटर सही था या गलत,
इस विषय के ऊपर जो कानून संबद्ध कार्रवाई जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस अधिकारी पर जिम्मेदारी सुनिश्चित हो वो करनी चाहिए। पर मेरा प्रश्न है संदीप जी, यदि वह सही बात इनकी सही है तो जो 10 अधिकारी नामित किए गए थे उस फर्जी इनकाउंटर में 90 दिन का समय होता है चार्जशीट दाखिल करने का, एक पर भी चार्जशीट नहीं दाखिल किया आपने, दसों को निकल जाने दिया। फिर उनमें से कुछ लोग अप्रूवर की तरह बनते हैं और फिर उनमें से कुछ लोग बयान देते हैं। सारी कार्रवाई का आधार सिर्फ बयान है। दूसरी बात पे आइए, अब आप छोड़ दीजिए कि मतलब कहीं आप ये तो नहीं कह रहे सुधांशु कि एनकाउंटर मुठभेड़ फर्जी थी पर दरअसल इशरत जहां एक आतंकी थी, कहीं उस लाइन पे तो नहीं जा रहे आप? नहीं, मैं पहले तो ये कह रहा हूं संदीप जी, यदि यह इनकाउंटर फर्जी था और तत्कालीन केंद्र सरकार आश्वस्त थी तो 90 दिन के अंदर चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की? एक भी अधिकारी के खिलाफ नहीं। यह संदेह नहीं उत्पन्न करता है क्या? अब मैं आ रहा हूं आतंकवाद वाले पे। आप भूल जाइए जो कुछ आरवीएस मनी से लेकर तत्कालीन गृह सचिव कह रहे हैं, उस समय भारत की आईबी नहीं, ये चीज मुझे बड़ी अजीब लग रही है। मैं इसका एक कमेंट चाहूंगा आपसे। सुधांशु नहीं, थोड़ा रोकना पड़ेगा। एक मिनट संदीप जी, एक वाक्य पूरा करने दीजिए। ये इशरत जहां केस भारत के इतिहास का अनूठा केस है जिसमें एकमात्र अवसर ऐसा आया जब भारत सरकार की ही 2 संस्थाएं आईबी और सीबीआई एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गई यूपीए शासनकाल में। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार की 2 एजेंसीज हैं, एक एजेंसी आईबी के चीफ आसिफ इब्राहिम कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है और सीबीआई जो पहले मान रही थी आतंकवादी है अचानक यू टर्न लेके कहती है अब आतंकवादी नहीं है। जबकि जो बात इन आज के उदाहरणों में आई, एनआईए भी यही कह रहा था, अमेरिका की एफबीआई भी यही कह रही थी। पर आप अदालतों की कार्रवाई को सही नहीं मान रहे हैं, आप एसआईटी की जांच को सही नहीं मान रहे हैं, सीबीआई की जांच को सही नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जीके पिल्लई जो आजकल आपकी सरकार की सुन तो लीजिए जीके पिल्लई 6 साल बाद अपना मुंह खोलते हैं, 6 साल तक कुछ नहीं बोलते। आज की तारीख में वो एक ऐसे उद्योग घराने में काम कर रहे हैं जिसके बारे में खबरें ये है कि वो आपकी सरकार के बहुत नजदीकी है। वो अब मुंह खोलते हैं, मणि साहब अब मुंह खोलते हैं। डेविड कोलमैन हेडली, अगर उन्हें यह सवाल प्रॉम्प्ट ना किया गया होता उज्जवल निकम द्वारा, और सवाल बता देता हूं, वो पूछते हैं, बता रहे हैं कि भाई कैसे कैसे कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, डू यू रिकलेक्ट हर नेम, तो डेविड कोलमैन हेडली सोचता है। उज्जवल निकम फिर कहते हैं आई विल प्रोवाइड यू 3 names, कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज 3 names इज द वुमन हु वाज किल्ड इन दैट शूट आउट विद द पुलिस। फिर वो विकल्प देते हैं, 1 नूर जहां बेगम, 2 इशरत जहां, 3 मुमताज। डेविड कोलमैन कहते हैं इट इज द सेकंड वन। ये अंतिम सत्य हो गए, हमारी जांच एजेंसियों की जांच अंतिम सत्य नहीं है। क्विक कमेंट, फिर मुझे ब्रेक लेना, फिर मैं अर्जुन जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी, सत्य नहीं है। लाइट देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है, अरे छोड़ दीजिए पिल्लई जी को, इनको लगता है कि कोई उनको प्रभावित करके बुलवा रहा है। लोकनाथ बेहुरा, वह आईबी अधिकारी जिसने जाकर डेविड कोलमैन हेडली और एफबीआई से शेयर किया था 2010, वो कह रहा है कि एलईटी था। चलिए आप बाकी छोड़ दीजिए संदीप जी, एलईटी की वेबसाइट में 4 साल तक इशरत जहां शहीद का दर्जा पाके रही, वो भी क्या हमारी सरकार ने लिखवा दिया था? एलईटी समर्थक अखबार ने उसको शहीद का दर्जा दिया। हाफिज सईद का बयान है उसके पक्ष में, वो भी हमने दिलवा दिया था। अमेरिका की एफबीआई भी हम प्रतिपक्ष में थे तो हमारे कहने पे कर रही थी। देखिए, अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पे और आपकी सरकार का आईबी का ऑफिसर हमारे कहने पे कह रहा था क्या? ये अहम सवाल है, इन सवालों के जवाब मैं लूंगा। अर्जुन मोढवाडिया साहब, माफी चाहूंगा आज, क्योंकि हमें पहले कन्हैया कुमार पर हमले की खबर चलानी पड़ी, पूरा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन उसकी भरपाई मैं ब्रेक के बाद करूंगा। RSN सिंह, आप भी थोड़ा सा संयम बरतिएगा, मैं पूरा वक्त देता हूं ब्रेक के बाद।